हरीम, वो सब हमारे नसीब में था। सोचो, इस दिन तुम पार्लर क्यों गई? इस पार्लर में वो दूसरी लड़की क्यों आई? इसी दिन ही तो मेरे भाई की शादी क्यों थी? तुम तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी ना, तो इसी दिन तुम्हारा पार्लर में जाना क्यों इतना जरूरी था? वो 2 कदम का फासला भी मिटाकर उसके करीब आया, बेकरारी से इसके बाजू थामे, नम आंखें लिए इसकी आंखों में झांक। हाथ मत लगाए मुझे, वो इसके हाथ झटकती हुई चलाए। नहीं लगा रहा, बस अनाबिया से मिल लो। नहीं मल्ला मुझे किसी से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुन लिया आपने, अब आप जा सकते हैं यहां से, वो दांत पेश कर बोले। जायश इसकी जानिब देखे गया। ओके, चला जाता हूं, स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी और बच्चे के लिए ठीक नहीं। खबरदार, इस बच्चे की बात तो करना ही मत। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, और उसकी पैदाइश के बाद मैं तलाक लेकर पूरी तरह इस रिश्ते को अपने पैरों तले कुचल दूंगी। आई बात समझ में? वो अभी बुलंद आवाज में ही बोल रही थी जब अनाबिया उसकी ऊंची आवाज सुनकर कमरे में चली आए। भाभी, अनाबिया ने पुकारा तो हरीम उसकी जनाब मुतवज्जे हुई। अनाबिया ने लपक कर इससे लिपटना चाहा, मगर हरीम ने हाथ उठाकर उसे दूर ही रोक दिया और नफरत से उसे भी घूरा। भाभी, प्लीज भाई को माफ कर दें, ये सब गलत फहमी में हुआ। मैं जानती हूँ वो बिल्कुल गलत। तुम वही हो ना जिसकी बर्बादी का बदला तुम्हारी बुज़दिल भाई ने मुझसे लिया। हरीम ने इसकी बात बीच में ही काट कर उसे शर्रबार निगाहों से घूरा। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम अपने मुजरिम को माफ कर सकती हो? हरीम ने इसके तमाम जख्म उधेड़ दिए। जायश का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ गया। उसने सख्ती से मुट्ठियां और जबड़े भयंचे हुए थे। मेरे मुजरिम ने मुझसे निकाह करके मुझे इज्जत नहीं दी थी भाभी, अनाबिया ने आहिस्तगी से कहा। वो निकाह बातिल था, ये तो तुम अच्छी तरह जानती होगी ना। हरीम किसी सूरत उन्हें कहीं से गुंजाइश देने वाली नहीं थी, पूरी तरह नहीं था। शायद ये बात आपके इल्म में ना हो, या इस वक्त आप टेंशन में थी और गौर न कर पाई हूँ। निकाह में आपके सगे मामू ने आपके वली के तौर पर इस निकाह की इजाज़त दी थी। आपकी किडनैपिंग के 10 से 12 घंटे के बाद निकाह हुआ था। तब रफ़ीक पार्लर के करीब से आपके मामू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। वो पार्लर के आसपास आपके बारे में पूछते फिर रहे थे, तब पता चला कि वो आपके मामू हैं। तब भाई ये हरगज़ नहीं जानते थे कि आपके मामू का ताल्लुक मेरे मुजरिम से नहीं है। वो मान नहीं रहे थे, मगर जब भाई ने उन्हें किसी भी तरह राज़ी कर लिया तो उन्होंने इस निकाह की इजाज़त दी थी। दुल्हन की जानिब से उन्होंने गवाह के तौर पर साइन भी कई थे। अब तक भाई ने इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया कि मजीद आपके ख़ानदान में कोई नाचाकी ना हो। भाई यही चाहते थे कि ये निकाह पूरी तरह कानूनी और इस्लामी तरीके से हो। इस वक्त भाई ने आपके सामने निकाह की शर्त रखी तो कहीं ना कहीं अपने भी दिली आमादगी से ये निकाह कबूल किया था। अनाबिया उसे नरमी से समझाती गई। वो हैरत से बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। बहुत खूब, आपकी बहन तो झूठ बोलने और फरेब देने में अब से भी 2 हाथ आगे निकली। अब ये कौन सा नया खेल खेलना चाहते हो तुम लोग मेरे साथ? हरीम ने हिकारत से कहा तो अनाबिया का दुख से चेहरा सुर्ख पड़ गया, जबकि आंखों से आंसू छलक पड़े। हरीम, जायश ने इसे टोकना चाहा। क्यों बुरा लगा? बहन दुखी है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मुझसे गैर इंसानी सलूक करते रहे तब आपकी इंसानियत क्यों नहीं जागी? जबकि तुम दोनों बहन भाई इसी सलूक के हकदार हो। अब जाओ मेरे घर से, आमे धक्के देकर यहाँ से निकालो आप लोगों को। अब की बार जायश ने बुझे दिल और शिकस्तगी से अनाबिया का बाजू थामा, उसे रोती हुई को अपने गले लगाया। वो अपनी इतनी बेइज्जती पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, जबकि इस सारे मामले में वो भी इतनी ही बेकसूर थी जितनी कि हरीम खुद। चलो अनाबिया यहाँ से। जायश इसे साथ लिए कमरे से चुपचाप कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गया। वो लोग कमरे से बाहर निकलकर सहन में आए। यूसुफ साहब, सलमा बेगम और इमाद ने अनाबिया को ज़ारो कतार रोते हुए देखा। इसको इस तरह रोते हुए देखकर सबको ही बेतहाशा अफसोस हुआ। हत्ता कि अस्मा भी अब वही मौजूद थी और रहम भरी निगाहों से इस छोटी सी लड़की को इतना रोते हुए देखे गए। अल्फाज जैसे गुम हो गए थे, किसी के पास कुछ कहने को कुछ नहीं था। जायश खामोशी से अनाबिया के साथ वो दहलीज पार कर गया। रात तक इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अभी अभी तो कोमा से बाहर आई थी। फिर इस कदर डिप्रेशन में चले जाने का नतीजा था कि वो नीम बेहोश हो चुकी थी। अनाबिया, क्या हुआ है?
जायश बहुत बुरी तरह घबराया था। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर देर किए बगैर वो इसे गाड़ी तक लाया। गाड़ी में बिठाकर तेजी से ड्राइविंग करने लगा। मैं ठीक हूँ भाई, इसने नीम गुनूदगी में उसे पुकारा। हाँ इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी, जायश ने कहा और अपनी तवज्जो डालियों की जानिब मबजूल की। अभी आधा रास्ता गुजरा था कि उसे इमाद सड़क पर अपनी बेगम के हमरा परेशान हाल खड़ा दिखाई दिया। जायश ने अपनी प्राडो इसके पास आकर रोकी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? जायश ने नॉर्मल लहजे में पूछा। अस्मा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल ले जा रहा था कि बीच रास्ते गाड़ी खराब हो गई है और कोई गाड़ी या टैक्सी भी नहीं मिल रही, ऊपर से फोन भी डेड है मेरा। इमाद ने भी नॉर्मल अंदाज में इसे अपनी मुश्किल बता दी। सच तो ये था कि वो जितना परेशान था उसे इस वक्त यहाँ उसकी मौजूदगी से काफी राहत महसूस हुई थी। ऊपर से लम्हा ब लम्हा अस्मा की खराब होती तबीयत जो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। आए मैं ले चलूं, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, जायश ने कहा तो इमाद खामोशी से अस्मा को लिए पीछे बैठ गया। हॉस्पिटल क्यों जा रहे थे आप लोग? इमाद ने बात करने को यूं ही पूछ लिया। अनाबिया की तबीयत बहुत खराब है, जायश ने कहा तो इमाद ने एक नज़र पिछली सीट पर मौजूद निढाल से वजूद पर डाली। उसे अब हरीम के रवैये पर बीच में अफसोस सा महसूस हुआ। वो अब खामोश थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर इमाद ने इसका शुक्रिया अदा किया। इसकी ज़रूरत नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था, जब फ्री हूं तो गाड़ी में आकर बैठ जाना, और अगर पहले हम फ्री हुए तो आप लोगों का इंतज़ार करेंगे, जायश ने कहा। इमाद अस्मा को लेकर गायनी वार्ड की जानिब चला गया जबकि वो अनाबिया को लेकर उसकी डॉक्टर के पास चला आया। वाकई इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया था। वो 2 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रही। उधर अस्मा को भी ड्रिप लगी थी तो उन्हें भी इतना वक्त हो ही गया। जब वो फ्री हुए तो इकट्ठे ही बाहर निकले। आए बैठे, जायश ने इमाद की जेजे का महसूस करके खुद ही आगे बढ़कर फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आपको खामखा तकलीफ होगी, इमाद शर्मिंदा हुआ, और जो तकलीफें मेरी वजह से आप लोग बर्दाश्त कर चुके हैं उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं, जायश ने दूसरी जानिब देखते हुए कहा। इमाद खामोशी से अस्मा को साथ लिए गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। अनाबिया कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है, अब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। अब भी नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है, ये टेंशन तो मेरे लिए कितनी खतरनाक है तुम जानती हो ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, जायश ने अनाबिया को नरमी से समझाना चाहा, मगर वो फिर फूट फूट कर रो दी। अनाबिया, जायश ने इसे बेबसी से पुकारा। इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ भाई, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना होती तो ये सब भी ना होता। काश मैं भी मम्मा बाबा के साथ इस एक्सीडेंट में मर जाती तो आज ये सब ना होता। वो बेतहाशा रो रही थी। इमाद ने पहलू बदला। इसके इस तरह रोने पर अस्मा भी रो पड़ी। इमाद के घर पहुंचने तक गाड़ी में अजीब सी बेचैन कर देने वाली मुर्दनी छाई रही। घर आ जाने पर इमाद ने इसरार किया कि वो अंदर आ जाए, मगर उसने उन्हें ड्रॉप करके वहां से गाड़ी निकाल ली। यूसुफ साहब, सलमा बेगम और हरीम इस वक्त सहन में मौजूद थे। वो बेकरारी से उधर चक्कर लगा रही थी। सलमा बेगम दुरूद पाक पढ़ रही थी। रात के वक्त अचानक अस्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, तो इमाद इसे लेकर हॉस्पिटल गया था, मगर अब 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद रात के 2 बज चुके थे और उसका कहीं अता पत्ता नहीं था। हत्ता कि फोन भी बंद जा रहा था। अब तो उन सब का परेशानी से बुरा हाल था, मगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बाहर गाड़ी की आवाज आई थी। मैं देखता हूँ, यूसुफ साहब बाहर की जानिब लपके। सदशुक्र के चंद लम्हों के 5 बाद ही इमाद और अस्मा अंदर आते दिखाई दिए। इमाद कहाँ थे? जानते हो किस कदर परेशान थे हम लोग, कैसे कैसे वसवसे दिल को होलालिफ रहे थे। सलम बेगम ने उठकर इसका और अस्मा का चेहरा चूम डाला। तब इमाद ने उन्हें सारी तफसील बताई कि किसी तरह उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई और वो कैसे हॉस्पिटल से अब अपने घर पहुंचे। कौन था वो नेक इंसान जिसने इतनी मदद की तुम्हारी? अल्लाह ताला इसका भला करे, नेक नसीब हूँ, सलमा बेगम ने दिल से दुआ दी। जायश था मम्मा, वो अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल ही जा रहा था। इमाद ने सादगी से बताया तो सब चौंक गए।
अस्मा उदास सी अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ था इस बच्ची को? दिन में तो अच्छी भली मुस्कुराती हुई यहाँ आई थी। सलमा बेगम को दुख हुआ। शायद डिप्रेशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था। वक्त पर जायश इसे हॉस्पिटल ले गया तो बचत हो गई। इमाद के लहजे में भी अफसोस था। उसने एक नज़र हरीम को देखा, जवाब भी सर्द चेहरा लिए पास खड़ी थी, जैसे इसे अब भी किसी के दुख से रत्ती बराबर भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो। वो जैसे पत्थर की बन गई हो। हरीम चुल्लू अंदर, क्या सोच रही हो? मम्मा बिल्कुल अच्छा हुआ इसके साथ, इसे भी तो पता चले कि अपनों का दुख कैसे सीनों में आग लगाता है, हरीम ने नफरत से कहा और अपने कमरे में चली गई। सलमा बेगम और यूसुफ साहब एक दूसरे की जानिब देखते ही रह गए। वो अपने बिस्तर पर नीम दराज थी। हरीम ने सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद की अजीब तरह से दम सा गठने लगा, और ऐसा इसके साथ आधे घंटे से हो रहा था। अब की बार वो बिस्तर पर उठ बैठी और बहुत बुरी तरह से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। दरअसल ये ज़मीर की मलामत थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। दो आंसू बहाती आंखें उसे तसव्वुर में आकर बेचैन कर रही थीं। आज इसने किसी का बहुत बुरी तरह दिल दिखाया था। आज इससे वो अमल सरजद हुआ था जो उसने कभी करने का सोचा भी नहीं था। दिन में तो अपने ऊपर बेहिसी का खौल चढ़ाए रखा, मगर अब वो बुरी तरह चटखा रही था। यह सच था कि वो शख्स उसका मुजरिम था और हरीम इसे कभी भी मुआफ करने का इरादा नहीं रखती थी, मगर इस सारे किस्से में अनाबिया का सिरे से कोई कसूर ही नहीं था, जिससे हरीम ने इस कदर बदसलूकी की थी कि वो बीमार होकर अस्पताल जा पहुंची। इसे इसको इतनी बुरी तरह बेइज्जत हरगज नहीं करना चाहिए था। वो किस कदर दुखी हुई होगी, उसका कितना दिल दुखा होगा। ज़मीर बार बार मलामत करता रहा। वो बिस्तर पर नीम दराज हुई तो अचानक नजर अपनी ममता पर पड़ी। उसने दोनों हाथ अपनी कोख पर रखे। एक अलग ही एहसास था, अनोखा, अछूता। मगर वो इस सारी रात बेचैन रही और बिल्कुल ढंग से सो नहीं सकी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल अस्मा का आया। हरीम उठ बैठी। आखिर क्या करूं कि सुकून आ जाए। वो अपने बाल समीनती बुरी तरह जेनी जला, फ्रेश होकर बाहर आई और सीधा इसके कमरे में गई। वो निढाल सी अब भी आराम कर रही थी। इमाद शायद किचन में था। आज इतवार का दिन था और इमाद और यूसुफ साहिब घर पर थे। भाभी, उसने पुकारा तो वो इसकी जानिब मुतवज्जे हुई। वो धीमे से उठकर नीम दराज हुई। अरे उठ क्यों रही हो, लेटी रहूं प्लीज, हरीम ने कहा तो वो मुस्करा दी। मैं ठीक हूं। एक बात पूछूं भाभी, रात तुम जब घर वापस आए तो इतनी उदास क्यों थी? शाहिद रू भी रही थी, क्या हुआ था? हरीम ने पूछा तो अस्मा खामोश सी हो गई, लेकिन फिर बोल ही दिया। अनाबिया की वजह से वो काफी बीमार थी और रो रही थी। जानती हो, वो अपने भाई से बोल रही थी कि काश वो भी अपने वालिदैन के साथ एक्सीडेंट में मर जाती। तब इसके लहजे की बेबसी ने मुझे बहुत उदास कर दिया था, अस्मा ने कहा तो हरीम का दिल मजीद बोझल होने लगा। अस्मा इसका उदास चेहरा देखेकर उधर उधर की बातें करने लगी, मगर हरीम के ध्यान की सुई उधर ही अटकी रही। और फिर पूरा दिन वो लाशूरी तौर पर किसी का इंतजार करती रही। लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और असर के बाद तेजी से शाम ढलने लगी तो उसके लबों पर बार बार एक तंजिया सी मुस्कुराहट रेंग जाती। बस इतना ही दमखम था मोहब्बत में कि अपनी और अपनी बहन की एक ही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। ये है इस आदमी की दो कौड़ी की मोहब्बत। तबीयत पर छाई बेजारी की वजह से जाने कितनी मनफी सोचें वजूद को घेरे हुए थीं। वो यूं ही दुनिया जहान से बेजार सहम में पौधों को पानी दे रही थी जब बाहर गली में गाड़ी के रुकने की आवाज पर चौंक उठी। दिल कानों में बजने लगा। बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई तो पूरा इस जानिब मुतवज्जे था, मगर वो बज़ाहिर अपने काम में मशगूल रही। यूसुफ साहब ने जाकर बैठक का दरवाजा खोला तो जायश अंदर आ गया। उधर बाहर वो पानी छोड़कर बैठक के दरवाजे तक आई। कैसे हैं? अब बिल्कुल ठीक। मैं दरअसल आज काफी लेट हो गया। दिन में भी अनाबिया की तबीयत काफी खराब रही, इसीलिए इसकी देखभाल में मसरूफ था। लेकिन मुझे एहसास है कि हरीम अब भी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। इसकी हर जरूरत को पूरा करना मेरा फर्ज है। इसीलिए इसकी तबीयत का पूछने आया था, ये भी कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जायश ने शर्मिंदगी से अपने देर से आने की वजाहत पेश की। कोई बात नहीं बेटा,
यूसुफ साहिब का लहजा उसकी अच्छाई और नेक नीति के सामने उसकी जानिब से नरम पड़ गया था। क्या मैं हरीम से मिल सकता हूँ? जायश के इतना कहने की देर थी जब बाहर हरीम अपनी जगह पर बुरी तरह बौखिलाई थी। कदम अपने कमरे की जानिब लिए थे। हरीम ने अपने कमरे में ही आकर सांस लिया था। कमरे से बाहर मखसूस कदमों की चाप से वो लाशूरी तौर पर घबराई थी, क्योंकि बुरी तरह बौखलाहट का शिकार जो थी।